ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 to 8 के लिए जिन्होंने साइंस पेपर सेलेक्ट किया होगा, उनका 60 मार्क्स का साइंस और मैथ होगा। तो इसी प्रीवियस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 पर चर्चा किए थे, जहां पर हमने आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाया था। तो उस पदार्थ का जो हमने पढ़ाया था उसी का आज हम मूल्यांकन भी कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो पढ़ाएगा उसका मूल्यांकन कर लिया जाए। तो हम आपके लिए लगभग 30 प्रश्न लेके आए हैं। तो इन प्रश्नों को आप भी सॉल्व करेंगे और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे ना, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे दर्शाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर अब यहाँ से देखना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आप सभी को, इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक करके भी आंसर आप दे सकते हैं और उसके बाद में अंत में आप मूल्यांकन करेंगे और स्वयं बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन बताना। यहाँ पर हम आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है, पारा पाई जाती है, क्लोरीन पाई जाती है या सोडियम पाई जाती है? तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया धातु के बारे में, तो कौन से धातु पूछा जाएगा तो आपका उत्तर पारा होगा। अगर ये सवाल आपसे अधातु के संदर्भ में पूछा जाता तो बिल्कुल आपका जवाब ब्रोमीन होता, लेकिन हमने आपसे धातु के बारे में पूछा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि धातु तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर लवण और डैश गैस का निर्माण करती है और इस गैस के नज़दीक माचिस की तीली जलाने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सा गैस है भाई? ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है या क्लोरीन गैस है? तो यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं कि जब तनु धातु के बाद, जैसे तनु धातु के साथ अभिक्रिया, तनु का मतलब हार्ड अम्ल, धातु से अभिक्रिया करता है लवण के साथ साथ आपको क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर आप इसे माचिस के नज़दीक ले जाते हैं तो पॉप की ध्वनि यानी साउंड आपको उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3 से बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में एक व्यक्ति घर घर जा कर के लोगों के स्वर्ण का मतलब होता है सोना, है ना, सोना का आभूषण जेवरात वगैरह होता है ना शादी विवाह में, आभूषणों को चमकाता है। इसके लिए वह एक मिश्रण का प्रयोग करता है जिस सांद्रण में HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का बना होता है। तो इस मिश्रण में HNO3 की बात करें, इसका भाग कितना होता है? 1 भाग होता है, 2 भाग होता है, 3 भाग होता है, 4 भाग होता है? तो बिल्कुल ये हमारा HNO3 का 1 भाग होता है। कितना भाग होता है हमारा? 1 भाग होता है। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का पूछा गया। अगर HCl का पूछा जाता तो 3 भाग बता दे, HCl का तो 3 भाग, लेकिन HNO3 का कितना भाग? तो 1 भाग। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड की पहचान कीजिए। कौन सा उभयधर्मी मतलब 2 धर्म वाले गुण अपनाते होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें या एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें या जिंक ऑक्साइड की बात करें। तो यहाँ पे एक बात आपको हम समझा दें, उभयधर्मी का मतलब होता है कि क्षारीय और लवणीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। तो कौन कौन से हमारे हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का आप सब लोग जवाब मतलब सोचिए, मन में सोचना है आपको। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 के साथ हो जाएगा। 1 करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ हो जाएगा, और ये बात है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 के साथ में आपको देखने को मिलता है, जो आपका अम्लीय भी होता है स्वाद में और ये आपका क्षारीय भी होता है। ठीक है, यही कारण है, 2 गुण दिखाने के कारण इसे हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उभयधर्मी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्रिलियंट। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताना है आपको, कांसा जो है वो तांबा होना चाहिए। कांसा तांबा और टीन से बनता है, मतलब टीन का मिश्रण होता है। जैसे मिश्र धातु कल बताए थे ना, तो पीतल किसका होगा? तांबा चांदी का या टीन और जस्ता का होगा, या तांबा या जस्ता का होगा, टीन या और शीशा का होगा। तो यहाँ पर पीतल पूछा गया है, तो सब जानते हैं कि पीतल आपका कॉपर और जिंक का ही सम्मिश्रण होता है। तो 5 क्या हो जाएगा? C4 चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर बताना आप सभी को कि कॉपर वायु की उपस्थिति में आई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को के साथ अभिक्रिया करके एक परत बनाती है। यह परत किस रंग का होता है? जो परत बनाई जाती है वो रंग बताना है। गुलाबी होता है, लाल होता है, पीला होता है, तो हरा होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर लाल तो होते नहीं है, पीला होती है या हरा, बिल्कुल वो हरा रंग का परत बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल डी हो जाएगा। 7 में बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मिट अभिकारक में होता है? थर्मिट अभिकारक समझते हैं? थर्मिट अभिक्रिया के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये अभिक्रिया क्या होता है? ये पिघलने वाली होती है, यानी पिघल करके जब 2 धातु आपस में पिघलते हैं ना, तो पिघलने के पश्चात क्या होते हैं? जो कम क्रियाशील होता है, जो कम पिघलते हैं, वो अधिक पिघलने वाले को
मतलब जो ज़्यादा पिघलते हैं वो और कम पिघलने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी अपनी ओर समाहित कर लेते हैं। आयरन कॉपराइड या एल्युमिनियम या AB दोनों या एसिटिलीन। तो देखिए यहाँ पर आयरन कॉपराइड होना चाहिए एक साथ में, ये बीच में 3 नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आयरन कॉपराइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम और AB दोनों और एसिटिलीन। तो बिल्कुल यहाँ पर आयरन कॉपराइड बोलते हैं, ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों होता है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर बताना आप लोग को कि निम्न में से Zn मतलब जिंक, Zn का मतलब जिंक जो है किसको विस्थापित करे, यानी किसे डिस्प्लेसमेंट कर देगा, कैल्शियम को कर लेगा, सोडियम करेगा, एल्युमिनियम करेगा, इनमें सभी। तो आप लोग सब जानते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया में ज़्यादा काम करता है। आपको डिस्प्लेसमेंट आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जानते होंगे जो जिंक हमारा होता है बिल्कुल ये एल्युमिनियम को, सोडियम को और पोटेशियम ये सब को विस्थापित कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 का D हो जाएगा। 9 की बात करेंगे, सबसे अच्छा आघात वर्धनीयता किसका होता है, सोना का होता है, कार्बन का होता है, चांदी का होता है या पोटेशियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं सबसे अच्छा आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा आपसे पूछा गया कौन हो जाएंगे, तो सब लोग जानते हैं सबसे अच्छा की बात करें तो हमारा सोना हो जाता है। याद रखिएगा, सोना सबसे अच्छा आघात वर्धनीयता होता है, जिसके बारे में हम कल ही चर्चा किए थे। आप लोग जो टॉपिक को, क्योंकि हम वीडियो अपलोड कर दें इसका मतलब ये नहीं कि आप ना पढ़ें, बिल्कुल उस वीडियो का आप अवलोकन करें और फिर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावशाली रूप से इसे कर पाइएगा, है कि। तो सबसे अच्छा आधान वर्तना की बात करें तो बिल्कुल आपका सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित का मतलब हुआ सही से मेल नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन वनस्पति घी बनाने में होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, सल्फर उर्वरक बनाने में होता है या उपरोक्त सभी सुमेलित सही है। तो बिल्कुल आप लोग हाइड्रोजन के बारे में जाने, वनस्पति के लिए होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के होता है, लेकिन सल्फर का प्रयोग यहाँ पर नहीं बल्कि प्रोटीन के लिए होता है। इसलिए होता है बिल्कुल आपका प्रोटीन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा गलत पूछा गया तो C4 चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ेंगे। यहाँ बताना आप सभी को कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु में रखने पर जल उठती है, सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक या एल्युमिनियम। तो सब लोग जानते हैं पोटेशियम। याद रखिएगा, पोटेशियम की बात करें और एक हमारा सोडियम, ये दोनों अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। यही कैसे किरोसन तेल में रखा जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, है कि नहीं, किरोसन तेल में रखा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सोडियम तो है, पोटेशियम तो नहीं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बताना आप सभी को निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि निकालता है। जस्ट वहाँ पर के हम लोग आए हैं, बिल्कुल ये हमारा हाइड्रोजन निकालती है। पढ़े थे ना वहाँ पर पॉप की ध्वनि, है कि नहीं। तो पॉप की ध्वनि कौन निकालती है, हमारा हाइड्रोजन निकालता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, B4 ब्रिलियंट हो जाएगा। ये बातें तो हमने वहाँ पर जस्ट बताई थी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 बैठेंगे। यहाँ बताना आप लोग को, यहाँ पर निम्नलिखित में से 3 धातुओं ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्पेस में पाए जाते हैं। कौन है भाई, कॉपर, गोल्ड, आयरन की बात करें, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम की बात करें, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, चांदी यानी बात करें, या गोल्ड, सोना, आयरन या सिल्वर की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया है, आप लोग थोड़ा सोच लीजिए इसका प्रश्न क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में थोड़ा सा विचार आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो पता है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम से हम लोग चुन लेंगे कि घर में हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो तो एल्युमिनियम के ही होते हैं। तो एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, चांदी। देखिए आप लोग जो चांदी के सिकरी वगैरह पहनते हैं इसको तो खुला ही अवस्था में रहता है, उसको तो ढकना नहीं पड़ता है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 का C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14 है बढ़ेंगे। बताना आप लोग को यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। हमने बताया था विषमांगी के बारे में, इसमें मात्रा जो होंगे ना मिश्रण की वो समान नहीं होंगे। कौन सा है, एसिटिलीन, स्टील, आयोडीन युक्त नमक की बात करें, गुब्बारे में भरे वायु की बात करें या ब्रास यानी पीतल की बात करें। तो विषमांगी मिश्रण में हमने बताया था कि ब्रास वगैरह जो धातु का मिश्रण जो होता है वो बिल्कुल आपका समांगी होता है। तो गुब्बारे में भरे वायु और वायु हमेशा ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो क्या होगा 14 का C हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है, प्रकृति में उभयधर्मीय होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या प्रकृति में अम्लीय होता है। ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है और इस पर तो हम लाइव तो है नहीं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया तो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने मस्तिष्क में जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इसका प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल प्रश्न ये आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से धातु ऑक्साइड क्या होता है। तो बिल्कुल ये प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, D आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे को आंतरिक सतह टीन से
पूती होती है। आपने मिठाई उठाई खाया है ना आप लोग, तो मिठाई में देखते हैं टीन से ऊपर वाला देखे होंगे वो लेपा होता है, मतलब भरा होता है, उसको हम फोड़ के खाते हैं। फोड़ के मतलब मिठाइयाँ निकाल लेते हैं। पोती होती है ना कि जस्ते के, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। या जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, जस्ता मतलब जिंक, ठीक है। जिंक दिन से कम क्रियाशील होता है। दिन नहीं मतलब टीन, नहीं टीन से कम क्रियाशील होता है। या जस्ता टीन से महंगा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये प्रश्न जो है बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसको बढ़िया से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके उपलक्ष्य बाद में आप इसे दे सकते हैं। तो सब लोग जानते हैं इसका सबसे बड़ा जो रीजन जो होता है, बिल्कुल रीजन क्या होता है, जस्ता जो है टीन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील। तो 16 क्या हो जाएगा, A4 अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आपको बताना है कि दूध एवं मूंगफली के तेल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। भाई एक आपका मूंगफली और तेल है, तो ऊर्ध्वाधन से करेंगे, वाष्पीकरण से करेंगे, या पृथक्कीय से करेंगे, या छन्ना द्वारा करेंगे। तो भाई दूध में मूंगफली है तो हम तो छन्नक से ही कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, अगर हम दूध में अगर बादाम वगैरह मिला दें तो आप छन्ने के माध्यम से भी तो अलग कर सकते हैं, ना, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। तो बिल्कुल 17 क्या हो जाएगा यहाँ पर, D4 डेनमार्क आपका हो जाएगा। 18 में चलते हम लोग। यहाँ पर आप लोग को बताना, इसको बढ़िया से पढ़े, उसका उत्तर दीजिएगा। आप लोग दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जा सकता है, बात सही है नहीं है। या विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन और निष्पादन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है, असत्य गलत है। या कथन 1 तथा कथन दोनों सत्य है, या कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो भाई भारी अनाज वाला भूसा को तो ओसाने से हम लोग काम कर लेते हैं, ये बात जरूरी है। लेकिन विभिन्न आकार कणों को मिश्रण को हम लोग निष्पादन से नहीं कर सकते हैं, तो ये बात है 2 वाली गलत है। तो कथन 1 सत्य होंगे और कथन 2 असत्य। तो बिल्कुल यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का D होगा। क्योंकि बहुत सारी विधि हैं, लेकिन ये तो है भारी अनाज। जैसे हम लोग अगर चावल वगैरह होता है तो कैसे उसका निष्पादन करते हैं, वैसे तो करते हैं, उसा के करते हैं, जब मोटा होता है तब। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार प्रश्न आ गया है, पढ़ेंगे बढ़िया से। पहले, एक आदमी सोनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुकारने पर स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास कर एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिसे वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा उपयोग किए जाने वाला घोल कौन सा है? और हमने इस घोल के बारे में पहले भी बताया, तो यहाँ पर गलती आप लोग ना करेंगे। सांद्र HCl है, या सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण है, या सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, या HCl है। तो हमने बताया था यहाँ पर यह अनुपात होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 अनुपात होता है। तो बिल्कुल B फॉर ब्रिलियंट। और आप लोग सही भी कर रहे होंगे, ये ऑफलाइन में मुझे पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का बढ़ेंगे हम लोग। बताने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सन या लेमोनाइट। बताइएगा। यहाँ पर ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, जिप्सन की बात कर ले, या लेमोनाइट की बात करते हैं। हेमेटाइट सब लोग जानते हैं कि ये भाई अयस्क है। किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। ये बताए थे ना भाई, प्रीवियस क्लास में जो हम वहाँ पर लिए थे, तो इस पर तो हमने चर्चा बिल्कुल किया था, है कि नहीं? ये बात किया था। बॉक्साइट भी, लेमिनाइट भी होता है, लेकिन जिप्सन आपका ये खनिज नहीं है। जिप्सन तैयार किए जाते हैं, तो ये हमारा 20 का C नहीं है। क्योंकि पता है सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज ही होते हैं, लेकिन सभी खनिज हमारे अयस्क नहीं होते, ये आप बखूबी जानते हैं। C हो जाएगा। 21 की बात करेंगे। यहाँ पर बताना आप लोग को, निम्नलिखित में से अधातु में कौन सा द्रव में होता है? सबसे पहला सवाल हमारा था वहाँ पर धातु, और यहाँ पर अधातु। तो बिल्कुल अधातु पूछा था, बिल्कुल आप ब्रोमीन पर देंगे, और धातु पूछेगा तो आप बिल्कुल पारा पर देंगे। ठीक है, पारा पर देंगे। और पारा का अयस्क होता है सिनेवार। क्या होता है? सिनेवार होता है, सब लोग जानते हैं। HGS इसका सूत्र होता है। तो आप लोग मेहनत करते हुए चलेंगे, ज़्यादा बेहतर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ेंगे हम लोग आगे। बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? हवा, दूध, धुआं या जेली। तो भाई विषमांगी मिश्रण की बात कर दी। प्रश्न बहुत बढ़िया है। विषमांगी का मतलब होता है जिसकी मतलब मात्राएं कम, मतलब असमान रूप से घुली होती है, वही हमारा विषमांगी कहलाता है। तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि सर हवा, इससे पहले भी तो आप बताए थे कि हवा जो होता है उसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं, और ये नहीं पता कि कितने मिश्रण मिलाए जाते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी तादाद भी निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए उत्तर हमारा एयर हो जाएगा। दूध, धुआं, जेली सब आपके कोलाइडी विलियन होती है। सब तीनों के तीनों आपका कोलाइडी विलियन होता है। क्या होता है? कोलाइडी विलियन होता है। क्या होता है? कोलाइडी विलियन होता है। ठीक है, ये सब तीनों के तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक क्या हो जाएगा? A4 अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ेंगे। यहाँ बताना आप लोग को, विद्युत तारों को परस्पर
ये अच्छे प्रश्न है। विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया। वेल्डिंग समझते हैं ना, वो ग्रिल वगैरह जो बनते हैं, वेल्डिंग के लिए लाए जाने पर सोल्डर है। क्या सोल्डर का तार देखें, जैसे आप लोग देखे होंगे चिपकाया जाता है तार को, तो तांबे एवं जस्ते का मिश्रण है, या टीन एवं तांबे का मिश्रण है, या शीशा और टीन का मिश्रण है, या जस्ता और शीशा का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपने मन में सोचे विचार करें, क्योंकि हम थोड़ा सा समय भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वहाँ पर आप थोड़ा विचलित ना हो, आराम से करें, ऐसा महसूस आपको हो कि आप भी मेरे साथ लाइव ही पढ़ रहे हैं। ऐसी बातें होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा शीशा और टीन का मिश्रण होता है, तो बिल्कुल तेज का क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बढ़ेंगे आगे। यहाँ बता रहा है आयोडीन युक्त खाना का नमक क्या है, बताइएगा। ये तत्व है, यौगिक है, या विषमांगी मिश्रण है, या समांगी मिश्रण। ये अच्छे प्रश्न आ गए। आयोडीन युक्त जो खाना हम लोग खाते हैं ना, आप लोग भी खाना वगैरह खाते भी होंगे, तो बिल्कुल उसमें ज़रूरी है, और ये ज़रूरी बातें बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप घेगा नामक यानी ग्वाइटियर जैसे रोग से आपको बचना है, तो बिल्कुल आपके खाने में आयोडीन की मात्रा होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कि आपके खाने में जो नमक उसमें आयोडीन है, तो हाँ सर आयोडीन तो हमारे पास है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, हम तो आयोडीन खाते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। विषमांगी मिश्रण होता है ना, क्योंकि आयोडीन की मात्रा कम होती है ना, आयोडीन की मात्रा कम होती है उसमें। ठीक है, नमक की मात्रा ज़्यादा, तो थोड़ा सा मिलाया जाता है मटेरियल ना। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, है कि नहीं। बिल्कुल बात समझ में आप लोग को आ भी गई होगी, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई कि यौगिक हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े बातें हैं। अगर यौगिक की बात करें तो हम अलग भी कर सकते हैं यौगिक। देखिए यहाँ पर यौगिक ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अभी समांगी नहीं, यहाँ पर यौगिक बेहतर रहेगा। यौगिक सही होनी चाहिए, क्योंकि दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, और जब भी पता दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है और उनकी मात्राएं अगर समान नहीं बल्कि एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो हमारा यौगिक। तो 24 का बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, ये अच्छे सवाल आ गए। पेट्रोल यौगिक है, या मिट्टी का तेल, या दूध, या ग्लूकोज है। तो भाई यौगिक पेट्रोल तो है नहीं, मिट्टी का तेल तो यौगिक है नहीं, दूध हमारा तो यौगिक तो है नहीं, ये तो हमारा कोलाइडी विलयन में आ जाते, तो ग्लूकोज हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का आपका डी हो जाएगा। ग्लूकोज जो होगा आपका, बिल्कुल जो ग्लूकोज जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल यौगिक हो जाएगा। ग्लूकोज जो हो जाएगा वो आपका यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम बढ़ेंगे। जल में घुली निलंबन सस्पेंडेड की बात हो रही। जल में घुली निलंबन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया की जाएगी। लोडिंग या अनलोडिंग या आसवन या अलवनीकरण कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे ये सवाल किया गया है, सवाल ये आपसे किया गया है, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा ये कि ये जल में घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कैसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल आसवन द्वारा इसे आप कर सकते हैं, यानी जल को आप आसवन मतलब सी होगा, आसवन यहाँ सी में है, तो 26 का सी हो जाएगा। आसवन भी द्वारा कर सकते हैं, यानी उसको आप आराम से उसे उड़ा दीजिए, वो जल उड़ जाएंगे, और जो अलंबित कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो बिल्कुल उत्तर जहाँ हो जाएगा 26 का सी होगा। 27 में चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। भाई कहा जाएगा, अशुद्ध जल, या खनिज जल, या झरने का जल, या उबला हुआ जल। यानी अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त है, अशुद्ध से मुक्त है, तो भाई मुक्त करने का मतलब पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, तो बिल्कुल इसको अशुद्ध जल कहा जाएगा। पीने वाला जल, अच्छा जल, स्वस्थ जल। तो 27 से क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ेंगे आगे। अब बताना यहाँ पर कि किसी पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक विलयन, उससे हमको विलयन मतलब सोल्यूशन है दिया हुआ। सोल्यूशन में दो बातें होते हैं, सबको पता है, एक विलायक होता है और दूसरी बातें हमारा क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है, हमारा विलय होता है। तो इससे अलग करने की बात हो रही है, मतलब इसमें विलय प्राप्त करना है। तो कैसे बना करेंगे, अवसाधन से प्राप्त करेंगे, निस्तारण से, या आसवन से, या वाष्पन से प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आपसे सवाल ये किया गया है, कैसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल करने के लिए आप लोग वाष्पन कर सकते हैं, पानी को उड़ा सकते हैं, और उसके बाद में उसमें जो कंकर नहीं बल्कि और अन्य जो सामग्री वो निकल जाएंगे। अब पता होगा कि जो हमारा पानी जो है वो सार्वत्रिक यानी सार्वत्रिक विलायक का कार्य करती है। क्या करती है, सार्वत्रिक विलायक का कार्य करती है, यानी सॉल्वेंट का कार्य करती है। ये आप याद रखिएगा,
सॉल्वेंट का काम करती है सार्वत्रिक। क्वेश्चन नंबर 28 का डी 29 में बढ़ेंगे। यहाँ बता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? भाई दूध नहीं घुलता है, शहद नहीं घुलता है, अल्कोहल नहीं घुलता है, या तेल नहीं घुलता है। तो दूध भी तो घुल जाता है, शहद में तो चोरी कर लेता है ग्वाला, शहद में भी हो जाता है, अल्कोहल में, लेकिन तेल में नहीं, क्योंकि तेल क्या होता है, तेल ऊपर तैरने लगता है, ऊपर ऊपर तेल होगा और नीचे में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें होंगी। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी फॉर धमाका। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ बताना आप लोग को कि ऊर्ध्वपातन का गुण क्या होता है। ऊर्ध्वपातन समझते हैं ना आप लोग, डायरेक्ट कोई अगर ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो बिना वो द्रव में बदले हुए क्या होता है, सीधे वाष्प में चला जाए। जैसे आप लोग कपूर का नाम सुने होंगे, कपूर, इसको गर्म करेंगे डायरेक्ट वाष्प में, यानी भाप बन के ये उड़ जाएगा छू मंतर छू। सोडियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम क्लोराइड की बात करें, या मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब तो बिल्कुल 30 का क्या हो जाएगा आपका? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग 30 में 30 सही किए होंगे, यहाँ तक पहुँचे भी होंगे। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आकर के कॉमेंट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे इसी प्रकार से। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।